नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट के इस खास अंक में। आज हम लोग चर्चा करेंगे गोवा के मुक्ति संग्राम की, यानी किस तरीके से गोवा ने अपने आप को विदेशी आधिपत्य से मुक्त किया और भारतीय गणराज्य का वो हिस्सा बना। गोवा 1947 में भारत के अन्य राज्यों या यूं कहें कि अन्य हिस्सों की तरह आज़ाद नहीं हुआ था और उसे आज़ाद होने में 15 साल लग गए। दूसरी बात, गोवा भारत के अन्य हिस्सों की तरह गुलाम भी नहीं हुआ था, बल्कि उसकी गुलामी की पटकथा अब से करीब 500 साल पहले ही लिख दी गई थी। पहले हम बात करते हैं गोवा की आज़ादी की और उसके बाद चर्चा करेंगे कि गोवा गुलाम कैसे बना। बात दरअसल तब की है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी के मुहाने पर खड़ा था। लेकिन देश के पश्चिमी तट पर स्थित ये छोटा सा राज्य पुर्तगालियों के अधीन अभी भी आज़ादी के बारे में सोच नहीं पा रहा था। पर ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोगों की में आज़ादी की भूख नहीं थी या फिर उन्होंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की। 1510 ईस्वी यानी जब से गोवा पुर्तगालियों के अधीन हुआ, तब से लेकर 1920 के दशक तक दर्जनों बार पुर्तगाली सत्ता के खिलाफ वहाँ बगावत हुई, लेकिन ये सिर्फ बगावत ही रही। पुर्तगाली सत्ता को उखाड़ फेंकने की मुहिम तक ये नहीं पहुंच सकी। गोवा के मुक्ति संग्राम की शुरुआत 18 जून 1946 को तब हुई जब समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने एक मित्र के आमंत्रण पर गोवा पहुंचे। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर लोहिया की मुलाकात डॉक्टर जुलियाओ मेनेजिस से हुई थी, जो गोवा के रहने वाले थे और जिन्होंने गोवा में पुर्तगाली शासन के अत्याचार के किस्से डॉक्टर लोहिया को सुनाए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर लोहिया गिरफ्तार हुए थे और अंग्रेजी शासन की यातनाएं झेलते हुए एक परिपक्व अहिंसक सत्याग्रही और आंदोलन के नेता के तौर पर वो स्थापित हो चुके थे। जेल से छूटने के बाद डॉक्टर मेनेजिस ने उन्हें गोवा बुलाया और 10 जून को डॉक्टर लोहिया गोवा पहुंच गए। गोवा में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि 1942 की क्रांति का एक नायक उनके यहाँ आया है और देखते ही देखते हजारों लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। इनमें बहुत से डॉक्टर थे, पत्रकार थे, वकील थे, अध्यापक थे, यानी समाज के हर वर्ग के लोग थे, बौद्धिक लोग थे। उसके अलावा सामान्य लोग भी थे गोवा के, चूँकि उनके बारे में सभी लोगों ने बहुत सारी बातें सुन रखी थी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, तो उसकी सारे जगह प्रशंसा हो रही थी। 15 जून को पुरुषोत्तम काकोदकर ने डॉक्टर लोहिया का एक कार्यक्रम रखा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डॉक्टर लोहिया ने उस सभा में लोगों को सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन के अलावा नागरिक सत्याग्रह के बारे में भी जमकर बताया। पुर्तगाली गवर्नर बहुत परेशान था, लेकिन चूंकि सभा के लिए अनुमति ली गई थी और सभा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी, इसलिए वो केवल तिलमिला कर रह गया, कुछ कर नहीं पाया। 17 जून को सत्याग्रह की तारीख तय हुई और 18 जून को मडगांव में एक बड़ी सभा रखी गई। मडगांव में होने वाली सभा में लोगों को आने से रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन अब आंदोलन की चिंगारी गोवा पहुंच चुकी थी और कोई भी अग्निशमक इस चिंगारी से फैली आग को रोकने में नाकाम रहा। 18 जून को डॉक्टर लोहिया और मेनेजिस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अगले ही दिन उन्हें रिहा कर दिया गया। पर डॉक्टर लोहिया अपना काम कर गए थे और गोवा के लोगों को ये बता गए थे कि सत्य और अहिंसा के बल पर किसी भी बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है, सिर्फ ब्रिटिश शासन को ही नहीं। हालांकि डॉक्टर लोहिया और उनके तमाम समर्थकों को 29 अक्टूबर को फिर गिरफ्तार किया गया और जेल में कई तरह की यातनाएं देने के बाद आखिरकार 8 नवंबर को रिहा कर दिया गया। गोवा को पुर्तगालियों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए 1946 से लेकर 1961 के बीच न जाने कितने भारतीय नागरिकों ने कुर्बानियां दी। कई लोग सालों तक वहां की पुर्तगाली जेलों में रहे और उनकी यातनाएं सहन की। महान समाजवादी नेता मधु लिमय भी उनमें शामिल थे। उपनिवेशवाद के कट्टर आलोचक मधु लिमय ने 1955 में एक बड़े सत्याग्रह का नेतृत्व किया और गोवा में प्रवेश किया। पुर्तगाली पुलिस ने हिंसक रूप से सत्याग्रहियों पर हमला किया और उन्हें 5 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा। दिसंबर 1955 में पुर्तगाली सैन्य न्यायाधिकरण ने मधु लिमय को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। समाजवादी विचारक डॉक्टर सुनीलम अपने एक लेख में लिखते हैं कि आंदोलन के दौरान कैसल रॉक
गार्डन में गोली चलाई गई। पुर्तगाली पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 39 आंदोलनकारी शहीद हुए। यह दुखद है कि अंग्रेजों के जलियांवाला कांड की चर्चा देश और दुनिया में होती है, लेकिन कैसल रॉक गार्डन में हुए इस नरसंहार की घटना को देश याद नहीं करता। राष्ट्रीय स्तर पर कभी इन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। डॉक्टर सुनीलम ये बात लिखते हैं, अपने एक लेख में उन्होंने कहा है। दरअसल अंग्रेजों के जाने के साथ ही फ्रांस ने एक समझौते के तहत पौंडीचेरी, कराईकल, चंद्रनगर जैसे अपने अधीन क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिए थे, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत में अपने पैर जमाए रखे। गोवा के अलावा दमन दीव और दादरा नगर हवेली को भी वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। कई बार कोशिशें हुई। डॉक्टर लोहिया और मधुलिमय के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन भी चले, लेकिन आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की गई। स्वाधीनता आंदोलन को देश भर से समर्थन तो मिल ही रहा था। कुछ स्थानीय युवकों ने आजाद गोमांतक दल की स्थापना कर इस आंदोलन को और धार दी। आज़ादी के बाद से ही भारत सरकार लगातार पुर्तगालियों के साथ बातचीत करने के जरिए शांतिप्रिय हल निकालने के लिए चर्चा करती रही, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को आज़ाद करने से मना कर दिया गया। 1950 में भारतीय नागरिकों ने गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पड़ने वाले पुर्तगाली क्षेत्र दादरा और नागर हवेली का रास्ता बंद कर दिया, जिसे लेकर पुर्तगाल सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी गई। 1 सितंबर 1955 को गोवा स्थित भारतीय कॉन्सुलेट को बंद कर दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सख्त रुख अपनाया। भारत ने पुर्तगाल को बाहर करने के लिए गोवा और दमन दीव के बीच के संपर्क को तोड़ दिया। पुर्तगाल सरकार इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में गई, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इस दौरान पुर्तगाली सैनिकों की हिंसक गतिविधियां भी जारी रहीं। नवंबर 1961 में साबरमती नाम के एक स्टीमर पर फायरिंग की गई, जिसमें कई स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई। कहा जाता है कि यह घटना भारतीय सेना के उस ऑपरेशन विजय अभियान की तात्कालिक वजह बनी, जिसने महज कुछ घंटों के भीतर पुर्तगाली शासन को गोवा और दूसरे हिस्सों से उखाड़ फेंका। 18 दिसंबर 1961 को सेना के तीनों अंगों ने गोवा को घेर लिया और 36 घंटों के भीतर पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा से पुर्तगाली उपनिवेश की समाप्ति हुई और वहां तिरंगा लहराने लगा। और अब चर्चा करते हैं कि ये गोवा, जिसको 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त कराया गया, भारतीय गणराज्य में वो शामिल हुआ, वो पुर्तगालियों के आधिपत्य में आया कब और कैसे? पुर्तगाली ही पहले यूरोपीय थे जो व्यापार करने के वास्ते सबसे पहले भारत आए। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा 17 मई 1498 को पश्चिमी भारत में कालीकट तट पर पहुंचा। यही वो बंदरगाह था जहां वास्को डी गामा सबसे पहले आया। वहां के स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। वास्को डी गामा जब यहां से वापस गया, कुछ समय रहने के बाद यहां से तमाम सामान लेकर के वो गया। जब उन सामानों को उसने पुर्तगाल के बाजारों में बेचा तो उसको 60 गुने से भी ज्यादा का मुनाफा हासिल हुआ। ये मुनाफा जो वास्को डी गामा ने कमाया था, इसने दूसरे पुर्तगालियों को भी भारत में आने के लिए ललचाया और व्यापार के लिए ललचाया। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा, यानी वास्को डी गामा के जाने के बाद फिर कई पुर्तगाली यहाँ व्यापारी आने लगे और यहाँ से सामान लेकर के वो अपने देश में जाकर वो बेचने लगे। इस बीच पुर्तगालियों ने कालीकट, गोवा, दमनदीव समेत कई बंदरगाह शहरों में अपनी कोठियाँ बना ली। चूँकि आते थे व्यापारी तो यहाँ रहने के लिए उनको एक जगह चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर अपने निर्माण करने शुरू कर दिए, कोठियाँ बनानी शुरू कर दी। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया और 1503 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री यानी पुर्तगाली किले का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पुर्तगाली सरकार भी भारत यात्राओं और यहाँ से होने वाले व्यापार में दिलचस्पी लेने लगी और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का वायसराय बनाकर भेजा गया। पुर्तगालियों ने स्थानीय शासकों से छोटे मोटे युद्ध लड़े, जिनमें कई में उनकी जीत हुई। उनकी जीत की मुख्य वजह यह थी कि ये समुद्र में दूर तक चले जाते थे, जबकि जो भारतीय राज्य थे उनके शासकों की सेनाएं समुद्री लड़ाई में उतनी निपुण नहीं थीं और न ही उनकी समुद्र में लड़ने की आदत थी। क्योंकि इन राज्यों ने जो समुद्र के किनारे वाले राज्य थे
उन्होंने भी ज़्यादातर लड़ाइयाँ चूँकि अपने ही साथ के राज्यों के साथ की थी, तो वो ज़्यादातर लड़ाइयाँ ज़मीन पर ही लड़ी गई थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है, जो अल्मीडा के बाद 1509 में वाइसरॉय बनकर भारत आया। अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीतकर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यूसुफ आदिल शाह ये बीजापुर के शासक थे और मुगल शासक नहीं थे, या मुगल क्षेत्र में ये नहीं आता था, क्योंकि 1510 तक भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी नहीं हुई थी। यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में 1489 में बहमनी साम्राज्य से अलग होकर बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन यानी दक्षिण भारत का इस्लामी साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। 15वीं सदी के अंत तक ये साम्राज्य बिखर गया, यानी बहमनी साम्राज्य बिखर गया, और इसके अवशेषों पर 5 छोटे राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें बीजापुर था, गोलकुंडा, बीदर, बरार और अहमदनगर थे। ये 5 राज्य थे। अल्बुकर्क ने एक तरीके से यहाँ पर वास्तविक रूप में पुर्तगाली साम्राज्य को स्थापित कर दिया। गोवा पे कब्जा हो गया, गोवा एक तरीके से उनकी राजधानी बन गई। दूसरे क्षेत्रों को भी अब धीरे धीरे पुर्तगाली अपने कब्जे में ले रहे थे। स्थानीय शासकों से, स्थानीय राजाओं के साथ उनकी झड़पें भी हो रही थी। इस बीच अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने और पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने को प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने ही गोवा को पुर्तगाली सत्ता और संस्कृति का केंद्र बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने स्थानीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। 1510 ईस्वी में जब अल्बुकर्क ने गोवा को जीता, उसके बाद से वहां कई विद्रोह हुए, लेकिन आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को ही इसे पुर्तगाली शासन से अंतिम रूप से आज़ादी मिली।